ये बताइए, ये जो तनाज़ा इस वक्त हमने देखा है खड़ा हो चुका है एडहॉक जजेस को लेकर, ये क्यों इतना ज़्यादा मुतनाज़ा हो गया है ये मामला? ये एक प्रैक्टिस क्या यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है? इस कानून में कोई मसला है? वही जजेस हैं, उनको क्या मसला है बतौर एडहॉक जजेस तैनात होने में? और बार्स तकसीम हो गई इस मामले पर, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? देखिए रबिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो एक सियासी तनाव का माहौल बना हुआ है उसका शिकार तमाम इदारे हैं, और वो आला अदलिया भी जो है वो उससे जो है वो बची हुई नहीं है। तो अब बात ये है कि अब हर चीज को अगर किसी ने भी कोई कदम उठाया है, चाहे वो नेक नियति से भी हो, उसको भी शख्स की निगाह से देखा जाता है और सियासी नजर से देखा जाता है। ये जो एडहॉक जजेस का जो मामला है, ये बिल्कुल आइन का आर्टिकल 182 है, उसमें ये प्रोवाइडेड है कि अगर कोरम को पूरा करने के लिए अगर ऐसी जरूरत महसूस हो या कोई और ऐसी वजह हो जिसके तहत एक एडिशनल जजेस का रखना जरूरी है, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसा इख्तियार रखता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मशवरे से जो है वो एडहॉक जजेस रख सकते हैं। और एडहॉक जजेस जो बनाए जा सकते हैं उनके दो किस्म के जजेस हैं। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं जिनको रिटायर हुए 3 साल तक पूरे नहीं हुए, और दूसरा ये है कि वो हाई कोर्ट के जज साहिबान जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अहलियत रखते हैं, तो वो भी उनको भी एज ए एडहॉक जज एक खास मुअय्यना मुद्दत के लिए रखा जा सकता है। तो अब ये जो 4 जज साहिबान प्रपोज हुए, उसमें से 2 जज साहिबान ने जो है वो उससे जो है डिक्लाइन कर दी ऑफर, उन्होंने रीजंस भी दी। अब मसला ये है कि अब भी ये 2 जज साहिबान जो रह गए हैं, एक सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस मियां खैर साहब हैं, तो ये अभी रिसेंट पास्ट में ही रिटायर हुए हैं। और ये दोनों जज साहिबान जो हैं ये फौजदारी मुकदमात की बड़ी महारत रखते हैं। खासतौर पर जस्टिस तारिक मसूद कुछ अर्सा पहले रिटायर हुए और वो एक बेंच जो है वो हेड करते थे जिसमें वो बड़ी सूरत के साथ जितने भी पेंडिंग हमारे क्रिमिनल मैटर्स हैं, मर्डर केसेस और उसके अलावा जितने भी क्रिमिनल हार्ड कोर केसेस हैं, उनकी वो बड़ी तेजी से समाअत करते थे। और सिर्फ तेजी से समाअत ही नहीं करते थे बल्कि वो इंसाफ भी करते थे। तो उनके जाने से एक खला पैदा हो गया था कि फौजदारी मुकदमात का कोई बेंच ऐसा नहीं है जो कि प्योरली इन चीजों को डील करे। तो उसकी जरूरत जो है ये पहले से महसूस हो रही थी। तो हम 2 महीने पहले हमें ये गूंज सुनाई दे रही थी कि उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप बतौर एडहॉक जज आए कुछ अर्से के लिए, और वो जो मुकदमात जो पेंडिंग पड़े हुए हैं फौजदारी, उनको जो है खत्म किया जाए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये आइन में मौजूद है, इसकी प्रोविजन और इसकी जरूरत भी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये ऐसे वक्त में ये प्रपोजल आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, कि इस वक्त एक पोलराइज माहौल है, एक वाज़ेह डिवीजन जो है वो अदलिया में भी नजर आ रही है, और उसमें जो जज साहिबान प्रपोज किए गए हैं उनको भी उसी नजर से देखा जा रहा है। हालांकि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये इसकी जरूरत पहले भी थी, अभी भी है। अगर फर्ज करें, अगर अभी ना भी करें, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर सैयद मंसूर अली शाह भी अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान टेक ओवर करते हैं तो उनको भी सबसे पहले ये काम करना चाहिए। वो सिर्फ 4 नहीं बल्कि 8-10 एडहॉक जजेस उनको बनाने चाहिए, ताकि 58,000 से ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है, और इस वक्त हजारों की तादाद में क्रिमिनल अपीलें पेंडिंग है, उसमें सजाए मौत के कैदी हैं जो अपने फेट का इंतजार कर रहे हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर चीज को सियासी नजर से नहीं देखना चाहिए, अपने सियासी मफादात की ऐनक से नहीं देखना चाहिए, उसको ओवरऑल देखें कि उसका लोगों को और इस मुल्क के अवाम को क्या फायदा है। अच्छा शाह खबर साहब, आपने बड़ी डिटेल से इसको बताया, और आपने जिस तरह से ये पर्सपेक्टिव रखा है कि इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस, नीड बेस्ड प्रैक्टिस है, और जितना जो एक स्पीड अप करने के लिए जुडिशल सिस्टम को ये ज़रूरत है इस वक्त के एडहॉक जजेस तैनात किए जाएं। बट ये सारी चीज़ें हम लोग अगर नहीं समझ पा रहे, तो जो जजेस हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ रहे हैं कि ये एक नीड बेस्ड चीज़ है, फिर उनकी एप्रीहेंशंस क्या हैं, वो क्यों पीछे हट रहे हैं ये जिम्मेदारी लेने से? देखिए, बात ये है कि ये जो जज साहिबान है, मुशीर आजम साहब और बाकर साहब जो हैं, ये बड़े क्रेडिबिलिटी और बड़े इंटेग्रिटी वाले लॉयर्स हैं, जजेस रहे हैं, और इसी तरह सरदार तारिक मसूद और मियां खैर साहब भी। अब उन्होंने जो है वो उसको जेन्युइनली अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन किया है,
और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया मकबूल बाकर साहब ने भी कि ये बिल्कुल आईनी तकाजा है और ये होने चाहिए। उन्होंने इसको, इसकी अहमियत को जो है वो तस्लीम किया है, लेकिन उन्होंने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस ऑफर को कबूल नहीं किया। तो अब जो 2 जज हजरात इसको कबूल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको एक वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम के लिए उसको करना चाहिए। बल्कि मैंने आज जब ये आजम वजीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको एक नोट भेजा, वॉइस नोट, जिसमें मैंने उनको कहा कि आप इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक एडिशनल जजेस पे वो महदूद न करें, बल्कि आप ये भी ऐलान करें कि हम हाई कोर्ट्स में भी जो है वो एडिशनल जजेस एक महीना मुद्दत के लिए अपॉइंट करेंगे, गो के उनकी तादाद अगर पूरी भी है ऑफिशियल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका भी आइन में एक प्रोविजन मौजूद है कि आप सूबाई हाई कोर्ट्स में भी इतने जजेस एडिशनल अपॉइंट कर सकते हैं जितनी आपको जरूरत है। तो मैंने उनको कहा कि आप उधर भी 2-2, 3-3 साल के लिए बनाएं, क्योंकि जो फौजदारी और दीवानी और हमारे टैक्स मैटर्स साल हर साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो जो एडिशनल जजेस हैं उनको असाइन करें ताकि वो पिछला बैकलॉग क्लियर करें। तो इसकी जरूरत तो है, और मैं नहीं समझता कि इस पर इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करनी चाहिए और इसको एक शक की नजर से देखा जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जो बातें आपको समझ आ रही हैं सर, जो आपने बताई भी हैं, खुद आप जज रहे हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक टॉप के वकील भी हैं, आपने बहुत सारी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, तो ये बार काउंसिल को ये बात नहीं समझ आ रही कि आपने बताया कि ये 58,000 केसेस हैं और तारिक मसूद साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट वो जजेस हैं जो आम लोगों को केसेस जो आम लोगों के आते हैं ना फौजदारी के, वो सुनते हैं। तो 58,000 केसेस हैं सर, जजेस हैं नहीं, तो ये बाहर के लोग जो हैं जिन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हैं, जिन्होंने मुखालफत की है, यहाँ तो हर वक्त सियासी केस लगे रहते हैं सर। मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के कोई हालिया दिनों में हाई कोर्ट में किसी आम लोगों के आम चीज़ों के कोई केसेस की डिटेल सुनी हो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में तो हर वक्त सियासी केस चल रहे हैं, अगर वो कोई उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जनाब कि ये जजेस जो हैं इनको ना लाएं कोई इसमें। तो ये जब कोई कुछ जज आके लगता है दोबारा रिहायर होता है तो तनख्वाह उसको वही मिलती है जो ऑलरेडी पेंशन की शक्ल में मिल रही है, या एडिशनल मिलती है, 2 तनख्वाहें और पेंशन मिलता है सर, ये क्या इसका सिस्टम होता है? क्योंकि अभी तो पेंशन वो ले रहे होंगे 10-12 लाख, तो क्या फिर नई तनख्वाह भी मिलती है या उसी पे ही उनको काम करते रहते हैं पहले वाली पेंशन पे? रूप साहब मैं इस बारे में ज्यादा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वो फिर तनख्वाह अगर लेंगे तो फिर उस वक्त तक शायद पेंशन उनकी रुक जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जहाँ तक कि आपने बार काउंसिल्स का जिक्र किया है, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल कर लें आप, सुप्रीम कोर्ट बार या जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, उनको हमेशा एक उनका गैर जानिबदाराना रोल रहा है। गो के उसमें जो लोग इंडिविजुअली है वो अपनी अपनी सियासी वाबस्तियां जरूर रखते हैं, लेकिन एज अ प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि ये एपेक्स बार जो है वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, अहम बात तो मेरा मतलब सवाल सर थोड़ा सा ले लें, बड़ी मतलब आपने कहा बात सुन लें आप सर, अनफॉर्चुनेटली ये भी सियासत ज़्यादा हो गए हैं, ये भी सियासी तकसीम का शिकार हो गए। मैं ये कहना चाह रहा था, उनके जो स्प्लिट रेजोल्यूशन आ रहे हैं कि एक पाकिस्तान बार काउंसिल का ग्रुप जो है वो इन एडिशनल जजेस की तैनाती पे जो है एतराज कर रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो उसको लाउडली सपोर्ट कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो जो मैं बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का जो रोल देखता हूँ वो बदकिस्मती से वो नहीं है, वहां पे भी सियासी तकसीम है।